अब हम फिजिक्स में एक अलग सेक्शन होता है मॉडर्न फिजिक्स, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी। उससे अलग होगा। अगर इस वीडियो और इसके बाद आने वाले वीडियो को देखेंगे तो परीक्षा में 20 से 30% क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला चीज़ जो इसमें पढ़ना होता है हमको, फोटोन, PHOTON, फोटोन। तो ये क्या है? तो जैसे सन है, सूरज, इससे जब प्रकाश आता है तो लगातार आता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, पृथ्वी, इस पर जो प्रकाश आता है तो कैसे प्रकाश आता है? लगातार आता है या फिर रुक रुक के आता है? तो इसके संबंध में ये हम कहना चाहेंगे यहाँ कि सूर्य से जो प्रकाश आता है कंटिन्यू नहीं आता है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है। इसी पैकेट का नाम है फोटोन। तो फोटोन क्या है? पैकेट है एनर्जी का, वो जो सन से आता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फोटोन क्या है? एनर्जी का पैकेट है। अब हम फोटोन के गुण देखने जा रहे हैं। तेजी से हमको देखना है फोटोन के गुण। नंबर 1, सबसे पहला गुण है कि फोटोन सरल रेखा में चलता है। हम बता दिए थे प्रकाश फोटोन के रूप में चलता था। फोटोन सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में गति करता है। ये फर्स्ट गुण है। ये पहला गुण है, फोटोन सरल रेखा में गति करता है। दूसरा ये गुण है कि किसी भी फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी, E बराबर होता है h न्यू। न्यू जहाँ फोटोन की आवृत्ति है, न्यू है यहाँ लिख देते हैं, न्यू आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, न्यू आवृत्ति है। हम पहले बता चुके हैं कि h न्यू बराबर c बटा लैम्बडा भी लिख सकते हैं, तो E बराबर hc बटा लैम्बडा भी होता है। ये फार्मूला भी याद रखना, डायरेक्ट फार्मूला आता है परीक्षा में, जहाँ ये E जो है ऊर्जा है, फोटोन की एनर्जी है, c है प्रकाश का वेग है। न्यू को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। और h हमारा प्लांक का नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। इतना से याद रखना। तरंग दैर्घ्य लैम्बडा है, c प्रकाश का वेग है, h क्या है? प्लांक नियतांक। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हमको आवृत्ति दिया हो तो ऐसे निकाल लेंगे, फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू निकल जाएगा। अगर हमको ये तरंग दैर्घ्य दिया है लैम्बडा, तो ये निकल जाएगा। अब हम c बराबर जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो फोटोन का भी वेग यही होगा। फोटोन भी प्रकाश फोटोन के रूप में आता है। इसका मतलब प्रकाश अगर इस वेग से चलता है तो फोटोन भी इस वेग से चलता होगा। h का मान होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। इसका मात्रक याद रखना है, जूल इंटू सेकेंड होता है। ये प्लांक नियतांक है। h प्लांक नियतांक का इतना मान होता है, इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड। ये याद रखना है, 10⁻⁻34 जूल। अब ये समझ ही गया, c बराबर जो ये प्रकाश का वेग है, दूसरा गुण है। तीसरा गुण में हम ये देखते हैं कि सभी फोटोन चाहे किसी भी स्रोत से निकले, सभी फोटोन सेम स्पीड से चलते हैं। सभी फोटोन समान स्पीड से चलते हैं, ठीक है। सभी फोटोन समान स्पीड से चलते हैं अगर वो किसी स्रोत से निकलते हैं, और ये स्पीड होता है प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर। ये स्पीड होता है प्रकाश की चाल के बराबर। तीसरा। चौथा, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होता है, अभी जो बढ़ाया है, ये फोटोन को एक ऊर्जा देता है। तो E बराबर h न्यू। तो h न्यू जो लिखे हैं, तो न्यू अगर अलग अलग होगा, अलग अलग फोटोन होगा, तो उसके लिए ऊर्जा क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जब भी कोई लाइट होगा तो उसके फ्रीक्वेंसी के आधार पे उस लाइट का फोटोन निर्धारित होगा। न्यू अलग अलग होगा, उसके लिए फोटोन भी अलग अलग होगा। हमको साथ साथ ये भी याद रखना है, न्यू जो आवृत्ति है, न्यू आवृत्ति, ये माध्यम के चेंज होने पर, माध्यम बदलने से नहीं बदलता है, ये भी याद रखना। ये भी क्वेश्चन आता है, म्यू बदलता है। तो म्यू आवृत्ति जो है माध्यम के चेंज होने से
चेंज नहीं होता है। लेकिन पांचवा गुण में है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अलग अलग माध्यम में फोटोन का वेग भी अलग अलग होगा, क्योंकि फोटोन भी प्रकाश के वेग से है। तो E बराबर हमने लिखा एच न्यू, इसी के लिए लिखा E बराबर hc बटा लैम्डा। तो ये जो लैम्डा है तरंग दैर्ध्य, ये बदलेगा, अगर नहीं तो यहाँ पे इससे नहीं होगा। C बराबर होता है न्यू लैम्डा, C बराबर न्यू लैम्डा, यहाँ यहीं से देखेंगे ना, C बराबर न्यू लैम्डा। तो ये C बटा लैम्डा लिखे हैं न्यू के बदले, यहाँ लिखे हैं न्यू के बदले C बटा लैम्डा। तो गुना कर देते, लैम्डा इंटू म्यू, इस दोनों को गुना कर देंगे। तो लैम्डा इंटू न्यू बराबर कितना होगा? C। तो C बराबर न्यू लैम्डा यहाँ हम लिखें। हम बोले कि लैम्डा ये चेंज नहीं होता है, न्यू चेंज नहीं होता है, नहीं चेंज होता है। अब हम ये भी बोले कि अलग अलग माध्यम ये चेंज होता है, तो ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज होता है, इसका मतलब ये चेंज होता होगा। तो अलग अलग माध्यम में क्या हो जाएगा तब? अलग अलग माध्यम में लैम्डा का मान अलग अलग होता है, माने तरंग दैर्ध्य का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। लैम्डा यहाँ क्या है? तरंग दैर्ध्य। बार बार देख लेना है ताकि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन छूटे ना। अब अगर कोई कण का द्रव्यमान m है और यह प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से चल रहा है, तो इसके द्रव्यमान को m बराबर इसे देते हैं m0 बटे अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। m0 को विराम में द्रव्यमान कहते हैं, विराम द्रव्यमान मतलब कि जो रेस्ट में होगा द्रव्यमान वो m0 कहलाएगा। तो m0 है विराम में द्रव्यमान, c है अभी तुरंत बताया है प्रकाश का वेग है निर्वात में, v है कण का वेग, कण का वेग, माध्यम नहीं कण का वेग। तो इस समीकरण को अगर हम आगे बढ़ा के लिखें तो m0 बराबर, ये बटे में है, भागा में है, इसको इससे गुना कर दे तो m0 बराबर कितना हो जाएगा? m0 बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो m0 इक्वल टू हो जाएगा m अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। हमने अभी तुरंत कहा है कि फोटोन का जो वेग होता है ना, फोटोन का, वो कितना होता है? c होता है। इसका मतलब v कितना हो जाएगा? जब फोटोन का वेग v बराबर c हो जाएगा तो m0 कितना होगा? m0 बराबर m इंटू अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर बटा c स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो ये होगा m इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1, 0 होगा। तो रूट 0 का मान कितना होगा? 0, m इंटू 0 0 हो जाएगा। तो m0 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि m0 क्या माने हैं? विराम में द्रव्यमान। तो इसका मतलब हुआ कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। तो फोटोन का विराम में द्रव्यमान 0 होता है, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में आता है। फोटोन का विराम में द्रव्यमान 0 होता है, ठीक है, ये याद रखना है। हम जानते हैं कि E बराबर आइंस्टीन के समीकरण से E बराबर कितना होता है? mc स्क्वायर। फोटोन के लिए E बराबर कितना जानते हैं? h न्यू। तो दोनों को तुलना कर देते हैं। तो mc स्क्वायर बराबर क्या होगा? h न्यू। तो m इंटू m बराबर क्या होगा? h न्यू बटे c स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अगर लिखें हम फोटोन का संवेग अगर लिखते हैं तो फोटोन का संवेग P बराबर mc लिखेंगे। तो m गुना mc, तो m का मान है h न्यू बटा c स्क्वायर गुना c, तो c से c कैंसिल हो जाएगा। तो h न्यू बटा c, ये हो गया फोटोन का संवेग। इतना याद रखना है, फोटोन का संवेग h। इसी को ऐसे लिख सकते हैं
अभी हमने जस्ट चर्चा किया था कि लेमडा सी बराबर न्यू लेमडा होता है, सी बराबर न्यू लेमडा। तो सी बटे न्यू बराबर लेमडा, इसको इधर किया, इसको उल्टा देते हैं, 1 बटे लेमडा अगर कर देते हैं, न्यू बटे सी बराबर कितना होगा 1 बटे लेमडा। तो ये यहाँ न्यू बटे सी है, तो पी बराबर होगा एच बटे एच गुना न्यू बटे सी के बदले कितना लगता है 1 बटे लेमडा। तो इसी को लिखेंगे पी बराबर एच बटे लेमडा। ये फोटोन के लिए होता है, फोटोन का जो संवेग होगा, फोटोन का संवेग यहाँ लिखते हैं पी बराबर एच बटे लेमडा है, एच जहाँ प्लांक कांस्टेंट है, लेमडा जहाँ तरंग दैर्ध्य है, इस तरह से। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट गुण है फोटोन की ऊर्जा को ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं, एनर्जी, फोटोन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, व्यक्त करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट ऊर्जा दे दे तो वो कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट देंगे तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम गुना ये 1 वोल्ट देना है। तो ये होगा, इसी को नीचे लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, कूलम इंटू वोल्ट बराबर ये जूल हो जाएगा। तो याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, तो किलो का मतलब 10⁻3, तो ये 10⁻3 गुना 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो ये कितना होगा 1.6 × 10 यहाँ -19 है प्लस 3 है तो -16। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी तरह से MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये मेगा है, मेगा, ये किलो है। तो ये होगा 10⁻6 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल, जूल तो होना ही है। तो ये हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻13 जूल। इतना सही काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट गुण जो है, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, मतलब ये अर्थात फोटोन चार्जलेस होता है, आवेशहीन होता है, आवेशहीन, ये याद रखना है, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता, इतना। इसके बाद फोटोन को जानने के बाद एक चीज़ होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है जब किसी धातु पर, धातु में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पहले पढ़ा चुके हैं, धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये निकलता नहीं है, लेकिन जब इसको उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश इस पर देते हैं तो वो प्रकाश कुछ ऊर्जा लेके आता है। जैसे अभी हम तुरंत बताएं E बराबर H न्यू, तो ये न्यू आवृत्ति है, H प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट और न्यू को गुना कर देंगे तो एनर्जी मिल जाएगा। तो ये एनर्जी अगर प्रकाश लेके आया, इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो अगर पर्याप्त ऊर्जा दे दिया तो इस इलेक्ट्रॉन इस धातु के सतह से बाहर निकल जाएगा। तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो ये लिख देते हैं जब किसी धातु के सतह पर, जब किसी धातु के सतह पर उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को निकलने में 20 यूनिट ऊर्जा लग रहा है, ये जो प्रकाश आ रहा है इधर से अगर 15 यूनिट होगा तो इस फिर निकाल नहीं पाएगा उसको, तो कम से कम 20 चाहिए, 25 है तो और अच्छा, 25 है तो 5 बच जाएगा, 5 के साथ एक गतिज ऊर्जा लेके निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ उपयुक्त शब्द यूज किए हैं। जब किसी धातु के सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की यह घटना
प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अब हम इसका व्यंजक लिखेंगे कि माना कि ये धातु सतह है, इस पर जो प्रकाश आ रहा है उसका आवृत्ति न्यू है, और इस पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस न्यू आवृत्ति के प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन भी वेग से इससे निकल के धातु से बाहर निकल गया। तो एक होता है, उससे पहले एक ये जानना चाहेंगे, कार्य फलन होता है, वर्क फंक्शन, इंग्लिश में कहते हैं वर्क फंक्शन, कार्य फलन। इस इलेक्ट्रॉन को इस धातु की सतह से निकलने में कुछ न्यूनतम ऊर्जा लगेगा, कम से कम ऊर्जा, जैसे अभी जस्ट क्या कहा था 20 यूनिट, तो 20 यूनिट ऊर्जा देंगे तभी इससे निकलेगा। अगर 25 दे देंगे तो 20 निकलने में खपा देगा, और 5 यूनिट ऊर्जा लेके ये गति करने लगेगा। तो हम कहते हैं कि 20 यूनिट इसका कार्य फलन है। तो इसका मतलब ये हुआ वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होता है, धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। याद ये रखना है कि अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है, अलग अलग, दो लिख दिए इसका मतलब अलग अलग है। अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। सबसे कम कार्यफलन सीजियम का होता है, सबसे कम सीजियम का कार्यफलन होता है। उसके बाद पोटेशियम है, ये सीजियम पोटेशियम धातु का कार्यफलन सबसे कम होता है। अब हम अगर ये समझ गए कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ठीक है। अब हम ऊर्जा के रूप में लिखना चाहेंगे, तो एक चीज़ और यहाँ छूट गया कि कार्यफलन को डब्लू नोट, डब्लू कार्य है, नोट लगा दिया, शून्य लगा दिया, से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसलिए इस पर ज़्यादा डिटेल दे रहे हैं कि सब्जेक्टिव में भी काम हो जाएगा। तो माना कि ये धातु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये आया न्यू आवृत्ति लेकर के, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो भी वेग से निकल गया इससे। तो ऊर्जा के रूप में देखेंगे तो आपतित फोटोन की ऊर्जा को हम E मानते हैं। E बराबर कितना होगा, h न्यू होगा, h न्यू। अब कार्यफलन भी एक ऊर्जा है, W नोट को हम h न्यू नोट मानते हैं। अभी हमने बता दिया था ऊर्जा के लिए क्या होता है, hc बटा लैम्डा भी होता था, ऐसा भी मान सकते हैं hc बटा लैम्डा नोट। अब अगर इससे इलेक्ट्रॉन कुछ वेग से निकला होगा तो गतिज ऊर्जा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 me ve स्क्वायर। इसका मतलब है कि me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से सिंपल है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हम ये लिख सकते हैं कि जितना ऊर्जा आया, जैसे E ऊर्जा आया तो कुछ लग गया इससे निकालने में WE, और प्लस बाकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में गति करते हुए निकल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, E बराबर W नोट, ये E है, एनर्जी बराबर W नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की। तो E कितना है, h न्यू बराबर W नोट कितना है, h न्यू नोट, नहीं तो यहाँ अभी W नोट रहने देते हैं, W नोट प्लस हाफ me ve स्क्वायर। ये आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण है। इसी को अब अलग अलग रूप हम देते रहेंगे। अभी
तो अभी हमने जस्ट क्या लिखा, एच न्यू इक्वल टू डब्लू नॉट प्लस 1/2 mE/v² अब इसको एच न्यू को लिख सकते हैं यहाँ पे एच न्यू नॉट प्लस हाफ mE/v²। एक समीकरण ऐसा भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mE/v²। ये समीकरण, इसको एच कॉमन कर लेते हैं इसमें, तो न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हो जाएगा 1/2 mE/v²। ये भी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम न्यू के बदले सी लगा दें, अभी हमने तुरंत बताया है सी बराबर न्यू लेमडा, तो न्यू बराबर सी बटे लेमडा होगा न्यू, तो सी बटे लेमडा नॉट इक्वल टू न्यू नॉट होगा। तो यहाँ अब रख देते हैं एच बटे न्यू के लिए क्या लिखना, सी बटे लेमडा माइनस न्यू नॉट के लिए सी बटे लेमडा नॉट इक्वल टू होगा 1/2 mE/v²। ये आइंस्टीन का समीकरण होगा। इसमें मान दिया होगा, न्यू का दिया होगा, न्यू नॉट का दिया होगा, सी का दिया होगा, सी नॉट का दिया होगा। इस तरह से इसको देख लेना है। ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू एच सी बटे लेमडा माइनस सी बटे लेमडा नॉट। ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अभी जो हमने कार्यफलन के लिए चर्चा किया, डब्लू नॉट इक्वल टू क्या लिखा, एच न्यू नॉट, या फिर डब्लू नॉट इक्वल टू एच सी बटे लेमडा नॉट। तो यहाँ लेमडा नॉट को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लेमडा नॉट को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इससे अगला वीडियो थोड़ी ही देर में फिर से लोड करेंगे।